डिस्कशन करने वाले हैं अनुच्छेदों के बारे में। प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्सर ये जो अनुच्छेद हम जो आपको आज पढ़ाने वाले हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इनके चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। पहला अनुच्छेद हमारा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें हम जानने वाले हैं जो हमारा संघ राज्य है और उसका क्या नाम होगा, और राज्य क्षेत्र, और जो हमारी यूटी, जो 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं दोस्तों हमारे पूरे भारत में, तो उसके बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। पूरी रूप से उल्लेखनीय है, यानी एक्सप्लेन है कि कैसे संघ का नाम होगा, कैसे वो शासन चलाएंगे और उनका राज्य क्षेत्र कितना होगा। ये सभी बात हमें अनुच्छेद 1 में देखने को मिलती है। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 2 है। इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों नए राज्यों का क्षेत्र, प्रवेश या स्थान। इसमें हम देखने वाले हैं जो अनुच्छेद हमारा 2 है, इसमें हम देखने वाले हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थान। नए राज्यों को कब बनाया जाना है और उनकी कब कब स्थापना हुई, इस चीज़ का वर्णन अनुच्छेद 2 में मिलता है। एक्सप्लेन है अनुच्छेद 2 में पूरी सभी बातें। ऐसे ही हमारा जो अनुच्छेद 3 है ये भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी जो नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, क्या प्रक्रियाएं होंगी, और जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र हैं और उनके किस प्रक्रिया के द्वारा उन क्षेत्रों का नाम परिवर्तन किया जा सकता है और किस प्रकार से उन्हें सम्मिलित भी किया जा सकता है। इन सभी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। ऐसे ही हमारा अति इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 5 है। जिसमें बताया गया है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। जब से संविधान हमारा बना है तब से नागरिकता के क्या क्या प्रावधान होंगे, इन सभी बातों का वर्णन हमें अनुच्छेद 5 में मिलता है। ऐसे ही हमारा अनुच्छेद 14 है जो हमें बताता है विधि के समानता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। सॉरी दोस्तों, जो अनुच्छेद 14 है वो बताता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये हमें बताता है अनुच्छेद 14। ऐसे ही हमारा अनुच्छेद 15 है जो बताता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिनिषेध। जो हमारा धर्म है, मूलवंश है, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये अनुच्छेद 15 साफ साफ कहता है, यानी आप किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, या वो स्त्री है या महिला, या उसने किस स्थान पर जन्म लिया, इसके आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान बताता है कि ये संविधान के खिलाफ है दोस्तों किसी से भी भेदभाव करना। ऐसे ही अनुच्छेद हमारा 16 है जो बताता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। जो बताता है दोस्तों कि लोक नियोजन होगा उसमें क्या होगा, समानता होगी। दोस्तों, जो लोक नियोजन होगा उसमें समानता होगी कि आप उसमें कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें सभी लोगों को बराबर हिस्सेदार बनाया जाएगा या हिस्सेदारी मिलेगी। वो चाहे अगर मेहनत कर रहा है, पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो चाहे कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, उसे क्या बराबर नौकरी मिलेगी। सभी के समान उसे भी नौकरी मिलेगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में। ये बताता है हमारा अनुच्छेद 16। ऐसे ही अनुच्छेद 17 है जो बताता है अस्पृश्यता का अंत। जो हमें बताता है अस्पृश्यता का अंत कि हमें छुआछूत का अंत करना है। जो छुआछूत की पहले से ही जो रीति रिवाजें चले आ रहे हैं उनको छोड़ना है और इसको पूरी तरह से भारत मुक्त, अस्पृश्यता मुक्त बनाना है भारत को। क्योंकि यही चीज़ बहुत सी लड़ाइयों की जड़ भी होती है। जो अस्पृश्यता है ये बहुत ही गलत रीति रिवाज, या हम कह सकते हैं जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा गलत थी छुआछूत की, और इसको समाप्त कर देना चाहिए। ये अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसका अंत भी होगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया है किस प्रकार से अस्पृश्यता है जो वो भारत से ख़त्म की जाए।
इसके बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 18वां है जो बताता है उपाधियों का अंत। हमारा अनुच्छेद जो 18 है वो बताता है कि उपाधियों का अंत होगा। सिर्फ कुछ ही विशेष कंडीशनें हैं जिसमें उपाधियां रखी जाएंगी, जैसे सेना का क्षेत्र डॉक्टर लोग होते हैं उन्हें डिग्री मिल सकती है। ऐसे सेना में लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल वगैरह होते हैं उन्हें ही सिर्फ उपाधियां दी जा सकती हैं। ये नहीं उपाधियां जो जातियों के ऊपर उपाधियां होती हैं या फिर जो जात पात में उपाधियां ऊंच नीच का जो दर्जा क्रिएट करती हैं उनको छोड़कर ऐसी उपाधियों का अंत होगा जो ऊंच नीच दर्शाती हैं या ऊंचा या नीचा दर्शाती हैं, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं, ऐसी उपाधियों का अंत किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 18 बोलता है। ऐसे ही हमारा अनुच्छेद 19वां है जो बताता है वाक्य स्वतंत्रता या विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी अनुच्छेद जो 19 है वो बताता है कि आपको पूरी बोलने की पूरी आज़ादी है, पर आप जो भी बोल रहे हैं वो सत्य हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोले जा रहे हैं वो सत्य ना हो, और जो राष्ट्र के विरुद्ध हो वो तो आप बोल भी नहीं सकते। इसलिए आप सच्चा सही बोल रहे हैं तो आपको पूरी स्वतंत्रता है बोलने की, अनुच्छेद 19 कहता है। और अपने कुछ अधिकार होते हैं, निजी अधिकार, कि आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, उसकी कमियों को बता सकते हैं और उसके विरुद्ध भी बोल सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 हमारा बताता है। ऐसा ही हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो बताता है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। वो बताता है कि जो हमारे अपराधी हैं वह स्वयं के जो अपनी स्वयं की गवाही है वो न्यायालय में दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उन पर दबाव नहीं बना सकता है। ये अनुच्छेद 20 कहता है। दोस्तों ऐसे ही अनुच्छेद 21 है वो बताता है हमें, अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, अपने देह जो उनका शरीर है उससे संबंधित जो उसकी प्राइवेसी है वो उसका संरक्षण कर सकता है, उसके पूरे अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति आप पर प्रहार कर रहा है और आप अगर उसको आपके प्राण ले रहा है, यानी कोई भी धारदार हथियार से आपको मारना चाहता है, प्रयास कर रहा है, तो आप अपने जो प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हो। ये हमारा संविधान कहता है। बस आपका अगर प्राण जा रहे हो या कोई धारदार हथियार से आपको मारना चाहता है और आप उस समय उस व्यक्ति को मार भी देते हो तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप वहाँ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना सर्वोपरि माना जाता है। ये हमारा अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अपने प्राणों और जो अपनी दैहिक स्वतंत्रता है उसके लिए आप कई बार थोड़े अलग से स्टेप भी उठा सकते हो। ये हमारा संविधान 21 कहता है। इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, क्योंकि आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी कोई स्टेप उठाते हो या उसको थोड़ी बहुत हानि भी पहुंचाते हो तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपको घायल करना चाहता है, आपको मारना चाहता है, तो आप अनुच्छेद 21 के तहत अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ऐसे ही अनुच्छेद 21 का कहा है जो बताता है हमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जो अनुच्छेद 21 का कहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें बताता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों जो भी गवर्नमेंट स्कूल चला रही है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उसमें भोजन की भी व्यवस्था होती है, गवर्नमेंट करती है कि ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए और जो हमारा देश है और उसके जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं वो शिक्षित और स्वस्थ रूप से देश की के लिए भविष्य बने और देश में जो तरक्की हो रही है उसमें योगदान करें। इसलिए हमारी जो सरकार है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। उसके लिए
जो शिक्षा अनिवार्य है उसको घोषित कर दिया है। कहा है कि भाई जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अगर कोई कार्य भी कर रहा है तो उसे कार से छुड़वाकर उसे शिक्षा पहले ग्रहण करवानी चाहिए। 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रूप से शिक्षा जरूरी है और उन्हें वंचित ना किया जाए। ये अनुच्छेद 21 का कहता है। ऐसे ही हमारा अनुच्छेद 22 है जो बोलता है दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जो अनुच्छेद 22 है वो बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कि आपको अगर गिरफ्तार, आपने कुछ भी कोई क्राइम नहीं किया है, कोई भी क्राइम नहीं किया है और आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो आप अगर उन दशाओं में और आपको गिरफ्तार किया गया तो आपका पूरा अधिकार है कि आपको बिना वारंट और बिना चेतावनी के आपको गिरफ्तार कर लिया है। इसकी भी एक लिमिट होती है कि 1 सप्ताह के अंदर उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर बिना बताए उसने गिरफ्तार किया है तो आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 22 कहता है कि आप संरक्षण के लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, उसका कारण बताइए, नहीं तो वो आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर छोड़ देते हैं। ये अनुच्छेद 22 बताता है। ऐसे ही दोस्तों जो अनुच्छेद हमारा है 23, वो बोलता है दोस्तों, वो कहता है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिनिषेध। अनुच्छेद 23 है वो बोलता है कि मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके साथ बलत्ता यानी मारपीट नहीं की जाएगी, उसको ज़बरदस्ती कोई काम के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी आप उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते, उसको मारपीट करके उससे ज़बरदस्ती कार्य भी नहीं करवा सकते। उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसके लिए आप कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 23 कहता है। ऐसे ही अनुच्छेद 24 हमें बताता है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बच्चों से रिलेटेड है। जैसे कारखाने आदि में नियोजन का प्रतिनिषेध। जो हमारा अनुच्छेद 24 है वो बोलता है कि कारखानों में अगर छोटे छोटे बच्चे कार्य कर रहे हैं और जो कि गलत है और इस पे प्रतिनिषेध है, इस पे रोक लगा दी गई है। प्रतिनिषेध का मतलब होता है उस पर रोक लगा दी गई। जो छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, जिनकी आयु केवल पढ़ने और खाने की है और खेलने की है, लेकिन क्या होता है कुछ हमारे समाज के ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें कारखानों में लगवा देते हैं काम के लिए और उनका शोषण किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और उन्हें शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता है। और जो अनुच्छेद 24 है यही चीज़ कहता है कि बच्चों को उन कारखानों से उन्हें छुड़वाकर और उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे भोजन और खेलने के लिए उन्हें आगे लाना चाहिए, उन्हें छुड़वाना चाहिए। जो और यही कानून बोलता है कि वो बच्चे सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चे कारखानों में काम करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो शिक्षा और खेल कूद और उन्हें अच्छा भोजन मिले उस आयु में। ये अनुच्छेद 24 बोलता है और पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 24 के द्वारा कि कारखानों में कोई भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा कार्य नहीं करेगा। जो कि ऐसे ही अनुच्छेद 25 है हमारा, वो बताता है अंतःकरण की और जो हमारा अंतःकरण की और धर्म के बांध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति है उसको हम मजबूर नहीं कर सकते, वो कोई भी धर्म मान रहा हो या वो कोई भी उस धर्म की तरह आचरण भी कर रहा हो या उसका प्रचार कर रहा हो, कोई भी धर्म हो, उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो उसकी स्वतंत्रता है, वो अपने अंतःकरण से उस धर्म को मान रहा है, इसमें राष्ट्र को कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपना धर्म, अलग अलग धर्म मान सकता है,
अगर उस व्यक्ति को जिस धर्म के भी विचार अच्छे लगते हैं वो मान रहा है, उसका प्रचार भी कर रहा है और उसके हिसाब से आचरण भी कर रहा है, तो इसे ऐसे में राष्ट्र को कोई भी आपत्ति नहीं है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 बोलता है। जैसे आप कोई भी धर्म के हैं और आपको रोका जा रहा है उस धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करने में, तो आप अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जो हमारे कानून है वो ज़रूर उसे संरक्षण प्रदान करेगा और वो उस धर्म को मान सकता है, उसके सभी धार्मिक रीति रिवाजों को भी मना सकता है। ये अनुच्छेद 25 बोलता है कि सभी को अपनी स्वतंत्रता है अलग अलग धर्म मानने की। ऐसे ही अनुच्छेद 29 है जो बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो हमारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग होते हैं उनका संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है। ऐसे ही अनुच्छेद 32 है जो बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 होता है वो बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आप संविधान में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, वो सब हमें उसमें जो भी सुधार होने हैं वो अनुच्छेद 32 में होंगे, उसके हिसाब से उसमें उपचार हो जाएंगे। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है ये सिर्फ न्यायालयों का होता है, जो न्यायालय होते हैं हमारे वो ही संविधान में सुधार करते हैं कानूनों पर। ऐसे ही अनुच्छेद 39 है जो हमें बताता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य के कुछ अपने नियम होते हैं, नीति तत्व होते हैं, और जो नीति तत्व होते हैं दोस्तों वो हमारे होते हैं अनुच्छेद 39 में। और ऐसे ही 39 का है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लेते हैं। इसमें बताया गया है समान न्यायालय और निःशुल्क विधिक सहायता। कोई भी व्यक्ति है वो अपने समान न्याय के लिए और निःशुल्क विधिक सहायता ले सकता है और उसे सहायता प्रदान भी की जाएगी। ये अनुच्छेद 39 का बोलता है। ऐसे अनुच्छेद 40 है जिसमें बताया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसकी स्थापना कब और कैसे करना है और उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, उनका दायित्व क्या होगा और वो क्या क्या कार्य करेंगे, वो अनुच्छेद 40 बताता है। ये अनुच्छेद 40 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही अनुच्छेद 41 जो हमें बताता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये हमें बताता है कि कुछ दशाएं ऐसी होंगी जिसमें हमें क्या होगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। जैसे अपराधी वगैरह होते हैं और उन्हें क्या काम है, जेल में भी उन्हें काम करवाया जाता है और शिक्षा से भी वंचित ना रहें, अगर वो चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा भी प्रदान की जाएगी और लोग सहायता, उन्हें अगर सरकार की कोई मदद भी चाहिए वो भी दी जाती है उन अपराधियों को जेल में ही। ऐसे ही जो अनुच्छेद 41 है वो बताता है हमें कुछ स्वतंत्रताएं दिलाता है, जैसे काम की, वहाँ में अगर जेल में हम हैं, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं वो भी हमें मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी और लोक सहायता भी मिलेगी। अगर हम कुछ उनसे मदद भी मांगते हैं जो सरकार से तो वो भी मिलेगी। वो अनुच्छेद 41 है और ये किसी भी अपराधी को इस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे एक अधिकार मिल सकता है। ऐसे ही अनुच्छेद 43 का खा है, इसको देख लेते हैं। इसमें है सहकारी समितियों का संवर्धन, मतलब जो सरकारी समितियां होती हैं उनका विकास कैसे किया जाएगा, वो अनुच्छेद खा में बताता है कि उनका विकास भी करना है, उनको प्रोत्साहन भी करना है ताकि देश में तरक्की हो सके। जो हमारे किसान होते हैं वो सहकारी समितियों से जुड़े होते हैं, उनकी मदद करती हैं सहकारी समितियां। ऐसे ही अनुच्छेद 44 जो हमें बताता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, जो हमें बताता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। दोस्तों इसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। ऐसे ही दोस्तों हमारा अनुच्छेद है 45 जो हमें बताता है
6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, जो हमें बताता है कि जो अनुच्छेद 45 है वो हमें बताता है कि जो 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी बाल्यावस्था में। उन्हें खेल कूदने के पर्याप्त साधन भी मिलने चाहिए। और जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो इसी के अंतर्गत चलाए जाते हैं, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उस उन आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्हें उन्हें जो कुपोषण से उन बच्चों को कुपोषण से रहित किया जाए, इसलिए उनके लिए खाद्यान्न भी बांटा जाता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ें, खेलने कूदने की सामग्री भी आंगनबाड़ी केंद्रों से में वितरित की जाती है बच्चों के लिए, ताकि उनका विकास हो सके अच्छे से, उनका विकास अच्छे से हो सके और वही बच्चे आगे चल के देश का भविष्य को संभालें। ये अनुच्छेद 45 बोलता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, यानी 1 से 4 साल के, उनकी देखभाल करना और उनके शिक्षा के लिए प्रावधान, ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है और वही ये काम संभालती हैं। और जो एक कार्य को देखा जाता है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 45 था। ऐसे ही अनुच्छेद 48 का जो हमें बताता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताता है। 48 का हमें बताता है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, उसका विकास भी हमें कैसे करना है, उसका पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रखना है, तथा वनों का भी विकास करना है। जो वन हमारे समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनको कैसे विकसित किया जाए, ये बताता है हमारा अनुच्छेद 48। और इसमें ये भी बताता है कि वन्य जीवों की रक्षा, कैसे वन्य जीवों की रक्षा की जाए, और पर्यावरण का संरक्षण। दोस्तों, जो अनुच्छेद 48 है इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण का एक तो संरक्षण, दूसरा संवर्धन, उसका कैसे सुरक्षित रखा जाए, विकसित किया जाए, और वनों की भी सुरक्षा करना कैसे आवश्यक है, और वन्य जीवों की रक्षा, ये सभी हमें अनुच्छेद 48 का बताता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अनुच्छेद 50 है जो हमें बताता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। दोस्तों, जो पृथक्करण हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, वो अनुच्छेद 50 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 51 है जो हमें बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, कि हमें कैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है और उसकी जो सुरक्षा है कैसे हम उसमें और भी बेहतर अच्छा कर सकें, कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं, ये अनुच्छेद 51 बोलता है। ऐसे अनुच्छेद 51 का और ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 11 मूल कर्तव्य आते हैं और ये मूल कर्तव्य होते हैं जो भारत की जनता या नागरिक को पालन करने होते हैं अपने देश के प्रति। दोस्तों, 51 के काम में मूल कर्तव्य हैं, ये 11 हैं दोस्तों, और इन पर हमारी यूट्यूब पर वीडियो भी बनी है मूल कर्तव्य पर। ऐसे ही अनुच्छेद 52, इसमें है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स अनुच्छेद 52 में होती है कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और सब सिस्टम इसमें बताया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका क्या काम होता है, उसका क्या दायित्व होता है। ऐसे ही अनुच्छेद जो हमारा 55 है वो बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो क्या पद्धति होगी, कैसे निर्वाचन किया जाएगा। ऐसे ही अनुच्छेद 57 जो बोलता है पुनः निर्वाचित क्षेत्रों के लिए पात्रता, कि उन्हें कैसे निर्वाचन के लिए, जो वो दोबारा निर्वाचित होंगे तो उसके लिए क्या क्या पात्रता यानी योग्यता होनी चाहिए,
ये सब बताता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 जो बताता है राष्ट्रपति पद की योग्यता, कि जो हमारा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है उसकी क्या योग्यता होगी, ये अनुच्छेद हमारा 58 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 60 है जो बताता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी जो ओथ ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, कौन कौन से लोग उपस्थित होंगे और वो क्या शपथ लेगा और क्या क्या उसके दायित्व हैं, ये सभी अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 61 है जो बताता है दोस्तों राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग, यानी जो हमारा अनुच्छेद 61 है वो बताता है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होगी और उसके क्या लिए क्या क्या सिस्टम करने होंगे। ये सभी जो अनुच्छेद 61 बताता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न कर होती है और उसकी क्या क्या कारण होते हैं, इन सभी बातों की जो डिटेल्स है वो अनुच्छेद 61 में बताई गई है। आगे दोस्तों देख लेते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 66 है वो बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। वो हमारा बताता है कि जो राष्ट्रपति के बाद जो उससे नीचे का स्तर जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है तो उपराष्ट्रपति दूसरा देश का सबसे बड़ा नागरिक होता है। उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 66 में। ऐसे ही अनुच्छेद 70 है जो बताता है अन्य आकस्मिकताओं, यानी जो अचानक से घटने वाली घटनाएं होती हैं उनमें राष्ट्रपति के कृत्यों के बारे में बताया गया है। उसमें क्या है, राष्ट्रपति के कृत्यों कार्यों के बारे में बताया कि वो किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। जो अनुच्छेद 76 है, जो अनुच्छेद 70 है उसमें बताया गया कि जो अचानक से घटनाएं घट जाती हैं देश में या कोई आपदाएं आ जाती हैं, उन आपदाओं में जो राष्ट्रपति का रोल होता है वो कौन से स्टेप्स लेगा और वो क्या करेगा, उन आपदाओं में वो कौन कौन से कार्य करे और अपने दायित्व का निर्वहन करे, इसके बारे में अनुच्छेद 70 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद जो 72 है वो बताता है क्षमादान, यानी क्षमादान। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें किसी भी नागरिक को अगर दंड दिया गया है उस दंड की सजा को कम करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो कोई भी अपराधी है उसे अगर फांसी दी जा रही होगी तो वो इसकी याचिका पर राष्ट्रपति उसकी फांसी की सजा को कम कर सकता है, यानी उसको माफ़ कर सकता है। ये पावर किसको होता है, राष्ट्रपति के को होता है। राष्ट्रपति में इतनी पावर होती है कि वह किसी भी अपराधी को अगर फांसी दी जा रही हो तो उसे रोक सकता है, उसे दंड मुक्त कर सकता है। दोस्तों इतना पावर हमारा राष्ट्रपति की शक्ति कहलाती है और यह हम इसे क्षमादान कह सकते हैं, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। ऐसा ही हमारा अनुच्छेद 73 है जो बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कि हमारी जो अनुच्छेद 73 है दोस्तों उसमें संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका कैसे विस्तार किया जा सकता है और कैसे विस्तार किया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 73 बोलता है, यह हमें बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा है 74 जो बताता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, कि जो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए देश को राष्ट्रपति जो चलाता है तो उसे सलाह कौन देगा, मंत्रिपरिषद देगा और प्रधानमंत्री। और जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। ऐसे ही अनुच्छेद 75 का है, 75 का या हम कह लें 75 का एक मतलब का ही होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये हमारे 75 के काम में वर्णित है कि जो प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति ही करता है और जो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी जो मंत्रिमंडल के लोग होंगे उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछताछ करेगा कि भाई मंत्रिमंडल में किन किन मंत्रियों को रखा जाए। ये बात हमारा राष्ट्रपति पूछता है प्रधानमंत्री जी से। ऐसे ही अनुच्छेद 76 है जो बोलता है भारत का न्यायवादी, कि जो भारत का न्यायवादी के बारे में जानकारी है और उसकी योग्यताएं, उसके बारे में जो पद की बातें और जो योग्यताएं बताई गई हैं वो अनुच्छेद 76 में बताई गई कि उसका क्या कार्य होगा, जो भारत का महान न्यायवादी होगा उसकी क्या कार्यशैली होगी, इसकी जानकारी अनुच्छेद 76 में है। ऐसे ही अनुच्छेद 79 जिसमें बताया गया है संसद का प्रावधान, और 80 में राज्यसभा का, जो 80 है हमारा उसमें राज्यसभा की संरचना, उसकी संरचना स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। दोस्तों एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये होता है दोस्तों नीचे हमारा 81 जो है लोकसभा की संरचना, ये तीनों संरचनाएं हैं। देखिए पहले संसद का गठन का प्रावधान, दूसरा है राज्यसभा की संरचना और तीसरा है लोकसभा की संरचना। यानी इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं इन अनुच्छेदों को सरल, इस अनुच्छेद को हम सरल लिख सकते हैं। जैसे सा रा ला, यानी संसद के पहले अक्षर को और राज्य के पहले अक्षर को और ला जो है लोकसभा उसके पहले अक्षर को हम सरल लिख सकते हैं। इसीलिए 79 से 81 तक 79, 80, 81 ये हो गए सरल। इसकी ट्रिक होती है सरल, आप तीनों को इकट्ठा याद कर सकते हैं सरल ट्रिक से। 79, 80 और 81 ये दोस्तों ये ट्रिक है सरल नाम की ट्रिक। इसमें आप संसद पहले आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर लोकसभा आएगा। अगर आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पहले संसद आएगा या राज्यसभा या लोकसभा, तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए सरल। सरल में क्या होता है, संसद के पहले अक्षर को और राज्य के पहले अक्षर को और लोकसभा के पहले अक्षर को सरल से हम याद करेंगे तो ये ट्रिक हमारी बन जाती है। 3 अनुच्छेदों को हमें याद करवा देती है दोस्तों। तीन जो हमारे अनुच्छेद पक्के हो जाते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अनुच्छेद है 83 का यह हम बोल सकते हैं 83 का 1, उसमें बताया गया है राज्यसभा का एक स्थायी सदन, कि राज्यसभा है उसका एक स्थायी सदन होगा। ये हमें अनुच्छेद 83 का 1 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 84 जो हमें बताता है संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, कि संसद की जो सदस्यता होगी उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, ये अनुच्छेद 84 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 85 जो बताता है संसद के सत्रभाषण और विघटन के बारे में बताता है, कि संसद के कितने सत्र होंगे और सत्रावास कैसे, मतलब सत्र कैसे चालू किया जाएगा और उसका कैसे समापन किया जाएगा और उसको कब कब विघटन भी किया जाएगा, ये सभी बातें हमें अनुच्छेद 85 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 100 जो 100 का है वो हमें बताता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत, अपने निर्णय के अनुसार मत का प्रयोग कर सकते हैं। पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष होता है वो क्या है, निर्णायक मत, अपने अनुसार अपने अनुसार निर्णय ले सकता है। जब क्या हो, पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हों तभी वो निर्णय अपने अनुसार लेता है, क्योंकि उस स्थिति में वो निर्णय खुद लेगा, क्योंकि भाई पक्ष भी और विपक्ष दोनों के मत बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने आप से उसका निर्णय लेता है। वह निर्णय लेगा ही, या पक्ष जिसके वोट या तो ज़्यादा हो जाएं, पक्ष के ज़्यादा हो जाएं या विपक्ष के। अब जब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ना तो पक्ष के ज़्यादा होते हैं वोट ना ही विपक्ष के, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णय दिखाता है या अपना निर्णय लेता है, अपने अनुसार निर्णय लेता है, जो हमें अनुच्छेद 100 का बताता है।
ऐसे ही अनुच्छेद 108 है जो हमें बताता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कि कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिसमें क्या होगा, संयुक्त बैठकें होंगी दोनों सदनों की। ऐसे ही अनुच्छेद 109 बताता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, कि जो धन के विधेयक होंगे उसके संबंध में एक विशेष प्रक्रिया होगी। ऐसे ही अनुच्छेद 110 बताता है धन विधेयक की परिभाषा, कि जो धन विधेयक की मतलब क्या होता है, वो किसे कहते हैं धन विधेयक। और ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बनी हुई है, धन विधेयक की विस्तार से उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। और ऐसे यहाँ पर भी अनुच्छेद जो 10 है उसमें पूरी डिटेल से बात बताई गई है धन विधेयक के बारे में। ऐसे अनुच्छेद हमारा 112 है जो बताता है वार्षिक वित्तीय विवरण, कि एक वर्ष में जो वित्तीय विवरण बनाया जाएगा वो कौन सी तिथि से कब तक होगा, और इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 112 में दी गई है पूरी रूप से। ऐसे अनुच्छेद 117 जो बताता है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, कि जो वित्तीय विधेयक होते हैं उसमें विशेष उपबंध कैसा होगा, इसके बारे में पूरी बातें हमारा अनुच्छेद 117 बताता है। ऐसे अनुच्छेद 122 है जो बताता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, कि जो न्यायालय होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्याय करते हैं और उनकी जांच कोई भी नहीं कर सकता। मतलब जो न्याय होते हैं वो न्यायालय द्वारा वो न्याय ही करते हैं और वो सांसद की कार्यवाहियों पर जांच नहीं कर सकते हैं। जो न्यायालय होते हैं बेसिक वो न्याय ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर सांसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते। न्यायालयों का ये अधिकार नहीं है कि वो संसद की कार्यवाहियों का जांच करें, संसद की कार्यवाहियों की जांच करें। ये अनुच्छेद 122 बोलता है कि वो इनके पास ये अधिकार नहीं है न्यायालयों के पास कि वो संसद की कार्यवाहियों की जांच कर पाएं। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 123 है, उसको देख लेते हैं। ये बोलता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। दोस्तों जो अनुच्छेद 123 है वो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति हमारा, उसके पास ये शक्ति होती है कि वो ऐसी मुसीबत या अचानक से कोई ऐसी विपत्ति आ जाए राष्ट्र पर तो वो अध्यादेश जारी कर देता है बिना पूछे, बिना सांसद के निर्णय लिए। और बस वो उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है जो हमारा राष्ट्रपति वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर देता है बिना सांसद की राय से, अचानक से, क्योंकि वहाँ पर उसे तत्कालीन ये इसके द्वारा अध्यादेश जारी करना होता है। कोई भी मुसीबत आ जाए राष्ट्र पर तभी अध्यादेश जारी किया जाता है। दोस्तों अध्यादेश एक प्रकार का आदेश होता है, ऑर्डर होता है जो राष्ट्रपति देता है देश के हित के लिए। और ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही अनुच्छेद 124 है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का है। उसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब और क्यों करना है, कहाँ पर करना है और उसका गठन कब कब किया जाएगा, ये अनुच्छेद 124 बताता है। ऐसे ही हमारा अनुच्छेद 129 है जो बताता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, अभिलेख न्यायालय होना चाहिए उच्चतम न्यायालय का, ये अनुच्छेद 129 बताता है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन यानी रिव्यू जिसे बोलते हैं की शक्ति, जो उच्चतम न्यायालय की जो रिव्यू करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 137 में होती है, कि जो उच्चतम न्यायालय वो किसी भी चीज़ का रिव्यू कर सकता है। रिव्यू का मतलब उसकी जांच कर सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, परख सकता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं, इसमें कोई उल्लंघन तो कानून का नहीं हो रहा, यह अनुच्छेद 137 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद हमारा है 143। अनुच्छेद 143 है जो बताता है दोस्तों हमें, अनुच्छेद 143 हमें बताता है
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति, यानी विपरीत परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति की जो मदद करेगा वो उच्चतम न्यायालय करता है। परामर्श भी देता है राष्ट्रपति को कि किस प्रकार से कानून संचालित करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये उच्चतम न्यायालय बताता है राष्ट्रपति को विपरीत परिस्थितियों में। वैसे तो इतना माइंडेड राष्ट्रपति होता है, वो खुद राष्ट्र का कानून चलाता रहता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसे उच्चतम न्यायालय की परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अनुच्छेद 148 है जो बताता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि कोई जो हमारा राष्ट्र है भारत नाम का, वहाँ पर नियंत्रक होगा और महालेखा परीक्षक भी होगा, जो शासन चलाने के लिए, देख रेख करने के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी होगा। ऐसे अनुच्छेद 155 है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य के कानून और कायदों को देखेगा कि राष्ट्र में पूरी तरह से कानूनों का पालन हो रहा है, उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इस चीज़ की जांच करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है और कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। यही राज्यपाल का कार्य होता है, पूरी तरीके से अच्छी से शासन चलाना और उस पर निगरानी रखना, और कोई भी सूचना है उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये कार्य होता है हमारे राज्यपाल का। ऐसे ही अनुच्छेद 161 को देख लेते हैं। इसमें क्षमा याद की और कुछ मामले में दंड देश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। दोस्तों, जैसे हमने देखा था 72 में राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है, वैसे ही अनुच्छेद 61 में सेम जो हमारा राज्यपाल होता है उसके अंदर शक्ति होती है, उसके पास शक्ति होती है कि वो भी अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति के दंड को माफ़ कर सकता है, और अगर उसने कोई भी अपराध किया है उस अपराधी ने, और राज्यपाल चाहे तो उसके अपराध को क्षमा कर सकता है। वो पावर होता है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 61 में। लेकिन वो अनलीगल ना हो, लीगल होना चाहिए, मतलब अपराध हो, वो अपराध उस अपराधी ने वाकई में ना किया हुआ, उसको ऐसे ही सिद्ध कर दिया गया हो धोखे से कि इसने अपराध किया, लेकिन नहीं, उसने अपराध ना किया हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको उसके जो दंड है उसको निलंबन कर सकता है, उसके अपराध को निलंबन कर सकता है, उसे क्षमादान कर सकता है। और उसने कोई भी अपराध नहीं किया, उसको ऐसे ही अपराध सिद्ध झूठी घोषित कर दिया गया कि इसने अपराध किया। ये पावर होती है अनुच्छेद 161 में। जैसे राष्ट्रपति को होती है 72 अनुच्छेद में, ऐसे ही 161 में जो हमारा राज्य का राज्यपाल होता है उसको क्षमादान करने की शक्ति प्रदान होती है। ऐसे अनुच्छेद 162 है जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जिसमें जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है कैसे विस्तार किया जाना चाहिए और कैसे उसको मेंटेन बनाए रखना है, इसमें अनुच्छेद 162 में बताया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 164 का एक है जिसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वही सेम जैसे क्या होगा, मंत्रिमंडल जो हमारा प्रधानमंत्री था वो क्या करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा हमारा राष्ट्रपति, और जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही करता है, पर वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ऐसे ही सेम हमारा अनुच्छेद 164 का है जिसमें राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। फिर जब वो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन वो किसकी मदद से, मुख्यमंत्री की राय लेगा। जो हमारा राज्यपाल कहेगा मुख्यमंत्री बताइए किनको मंत्रियों को नियुक्त किया जाए,
तो मुख्यमंत्री जो होता है वो सलाह देगा राष्ट्रपति को, नहीं सॉरी, राज्यपाल को सलाह देगा मुख्यमंत्री कि आप इनको इनको नियुक्त कर दीजिए, उन्हीं को मंत्री बना दिया जाता है। दोस्तों ऐसे ही अनुच्छेद हमारा 165 है, राज्य का महाधिवक्ता। जैसे उसमें जो होता है देश का होता है केंद्र में महालेखा परीक्षक होता है, ऐसे ही राज्य का महाअधिवक्ता होता है। वो देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चल रहा है या नहीं, सही से चल रहा है, उस पर नज़र बनाए रखता है, उसकी जांच पड़ताल करता रहता है कि कानून व्यवस्था सही से चलाई जा रही है या नहीं। जो अनुच्छेद 165 है उसमें राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। ऐसे ही दोस्तों जो अनुच्छेद 169 है उसमें बताया गया है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, कि राज्यों में विधान परिषद, राज्य अपनी विधान परिषद बना सकता है, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। सृजन भी कर सकता है, मतलब सृजन का मतलब ही कि वो अपनी मर्जी से विधान परिषदों का गठन कर सकता है। ऐसे ही अनुच्छेद 174 है, अनुच्छेद 174 है, वो बोलता है दोस्तों अनुच्छेद 174 है वो बोलता है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावास करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर कि कब कब सत्र बुलाना है, जो हमारा विधानमंडल होता है उसमें कब कब सत्र बुलाना है, उसका सत्रावास करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 174 में राज्यपाल का होता है। जो राज्यपाल होता है उसका होता है कि सत्र जो विधानमंडल में कब कब किस समय पर सत्र बुलाना है, उसका सत्रभाषण करना है, विधानसभा को कब कब विघटित करना है, ये अनुच्छेद 174 बताता है। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 200 है। जो अनुच्छेद हम पढ़ा रहे हैं वो अति इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 200 बताता है राज्यपाल द्वारा विधेयकों का अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए अधिरक्षित कर देना। दोस्तों जो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति लेना या अनुमति रोक देना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। जो क्या होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व करता है राज्य में, तो वो अनुमति लेता है राष्ट्रपति की। वो पूछता रहता है कि कब मतलब विधेयक पर अनुमति देना चाहिए, कब इन पर रोक लगानी चाहिए, ये अनुच्छेद 200 में है, बताया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 201 है जो हमें बताता है राष्ट्रपति के विचारों के लिए अनुरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति के विचारों के लिए अनुरक्षित विधेयक। ऐसे ही अनुच्छेद जो 203 है वो बताता है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे ही हमारे राष्ट्रपति की शक्ति होती है 123 में अध्यादेश जारी करने की, वैसे ही सेम जो हमारा राज्यपाल होता है उसके पास भी पावर होती है अध्यादेश जारी करने की राज्य में, और ये कोई भी अनुमति नहीं ले सकता विधानमंडल की, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं इसमें बिना विधानमंडल की अनुमति लिए ही बिना अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। अनुच्छेद 213 में ये शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ऐसे ही अनुच्छेद 214 जो हमें बताता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, कि कोई भी राज्य अपने हक को मांगने के लिए या फिर न्याय मांगने के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है और उसे न्याय मिलेगा, ये अनुच्छेद 214 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 215 जो बताता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख या न्यायालय होना, कि जो उच्च न्यायालय है उसका अभिलेख और न्यायालय होना के बारे में बताता है हमारा अनुच्छेद 215। ऐसे अनुच्छेद 216 होता है जो बताता है उच्च न्यायालयों का गठन, कि कब कब उच्च न्यायालयों का गठन किया जाएगा।
राज्य कर सकता है। ऐसे अनुच्छेद 217 है जो बताता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके लिए उसके पद की शर्तें, कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगी उसकी नियुक्ति कब और क्यों की जाएगी, उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी उसके पद के लिए, जो कि अनुच्छेद 217 में बताया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 219 है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ, ओथ जिसे बोलते हैं दोस्तों, कि उसे अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, उन्हें शपथ लेनी होगी और उन्हें कौन कौन सी उस वक्त शपथ लेनी होगी और किन किन चीज़ों की शपथ लेना अनिवार्य है, ये अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 226 है जिसमें उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति, उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। ऐसे ही अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर क्या होगा कि एक ही न्यायालय होगा, वो दो राज्यों का कार्य करेगा। और कई बार ये भी परिस्थिति हो जाती है कि एक ही राज्य में दो दो न्यायालय भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। कई बार ज़्यादा बड़ा जनसंख्या हो जाता है तो एक ही राज्य में दो दो न्यायालय हो जाएंगे। कई बार छोटे छोटे राज्य होते हैं तो एक न्यायालय है वो दोनों राज्यों के लिए कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 231 बोलता है। ऐसे अनुच्छेद 233 है जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों, कि जिला में जो न्यायालय होंगे वहाँ पर न्यायाधीश होंगे, उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 233 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 239 इसमें क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा, ये सब अनुच्छेद हमारा 239 बताता है। ऐसे ही अनुच्छेद 239 का जो बताता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, यानी दिल्ली के संबंध में जो अनुच्छेद है वो 239 का। ऐसे ही 239 का 41 जो हमें बताता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जैसे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है उसके लिए उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 241 में है। ऐसे ही अनुच्छेद 243 का जिसमें बताया गया है ग्राम सभा के बारे में। दोस्तों, जो हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं, लगभग 70% लोग गांव में निवास करते हैं और 30% लोग हैं शहरों में निवास करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें अपने देश को परिवर्तित करना है, सबसे पहले गांव को परिवर्तित करना होगा। इसी उद्देश्य से दोस्तों ग्राम सभाएं बनाई गई और वहाँ पर एक ग्राम सभा का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है और उसमें पूरी तरह से बताया गया ग्राम सभा में कि किस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था को चलाना है और किस प्रकार से ग्राम सभा का गांव का विकास हो सके, ये ग्राम सभा का दायित्व होता है। और सभी व्यवस्थाएं जो ग्राम सभा में होनी चाहिए वो अनुच्छेद 243 का बताता है कि कैसी एक अच्छी ग्राम सभा होनी चाहिए। ऐसे ही अनुच्छेद 243 का खा जो बताता है पंचायतों का गठन, कि पंचायतों का गठन कैसे किया जाएगा। ऐसे ही अनुच्छेद 243 का गा जो बताता है पंचायतों की संरचना, की पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 243 का घा जो बताता है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, कि जो पंचायत में प्रधान बनता है उसके जो स्थान होते हैं, पद होते हैं, उनमें आरक्षण को किन लोगों को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, ये अनुच्छेद 243 का घा बताता है। दोस्तों, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको अनुच्छेद बता रहा हूँ। अनुच्छेद 243 का घा पंचायतों के वित्तीय मामलों, जो पंचायत के वित्तीय मामले होते हैं, मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्तीय आयोग गठित करने का प्रावधान जो अनुच्छेद 243 का घा में है।
ऐसे ही 243 का टा, इसमें है पंचायतों के लिए निर्वाचन, कि पंचायत जो होती हैं उनका निर्वाचन, वहाँ के लिए कौन सा पद होगा, कैसे निर्वाचन किया जाएगा, ये अनुच्छेद 243 का टा बताता है। ऐसे अनुच्छेद 243 का था, जो बताता है नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन कैसे करना है, ये अनुच्छेद 243 का था बताता है। ऐसे अनुच्छेद 243 का या का ये बताता है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, कि निर्वाचन कैसे होगा, यहाँ का चेयरमैन कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशनें होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 243 का या का बोलता है। ऐसे अनुच्छेद 243 का या घा, जो बताता है जिला योजना के लिए समिति, कि जो जिला योजना के लिए समिति कैसे बनाई जाएगी। ऐसे दोस्तों अनुच्छेद 243 का यह झा बताता है सहकारी समितियों का निगमन, कि सरकारी समितियों को कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों हम जल्दी जल्दी से आपको अनुच्छेद बता रहे हैं। दोस्तों अनुच्छेद 249 है, जो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की सांसद की शक्ति। 249 है, उसमें क्या, जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर क्या होता है, राष्ट्र हित के लिए सांसद की शक्ति होती है। कि अगर जो राज्य सूचियां हैं, अगर उन पर राज्य कानून नहीं बना पाता है तो उसकी जो शक्तियां होंगी वो किसके पास चली जाएंगी, सांसद के पास। संसद के पास शक्तियां चली जाएंगी और वो उस पर कानून बना देंगे। ऐसे ही हमारा अनुच्छेद 253 है, 253, जो बताता है अंतर्राष्ट्रीय करारों, अंतर्राष्ट्रीय करारों करारों का मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय करों होगा, करों को प्रभावित करने के लिए विधान, कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें होती हैं उन पे कर लगते हैं, उस वो कितना कर होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस में कितना उन पर कर लगाया जाना चाहिए, ये अनुच्छेद 253 बोलता है। ऐसे ही अनुच्छेद 262, जो दोस्तों हैं अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। दोस्तों जो अंतर्राज्यिक क्या होता है, कोई ऐसी नदी है या ऐसे आय के क्षेत्र हैं जिसमें क्या होता है, आधा राज्य किसी, आधी नदी किसी दूसरे राज्य में फंस रही तो आधी किसी दूसरे और राज्य में, तो जो विवाद है जल संबंधी वो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे कई राज्य हैं जो विवाद चलता रहता है आपस में। जो हमारा भारत है वहाँ पर 28 राज्य हैं, तो ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर एक राज्य दूसरे राज्य से विवाद करता रहता है अपने नदी के लिए। नदी है और पर्यावरण, बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं वो छीनने के लिए, क्योंकि हर कोई भी राज्य हो वो ये नहीं चाहता कि वो उसकी आमदनी घटे किसी दूसरे राज्य से, क्योंकि सभी यही चाहते हैं प्रत्येक राज्य कि उसकी आमदनी दूसरे राज्य से अधिक बढ़े, इसलिए आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं। और इस विवाद को सुलझाने के लिए जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद 262 होगा। ऐसे ही अनुच्छेद 263, जिसमें क्या होता है, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। इसमें अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध के बारे में बताया गया है। ऐसे अनुच्छेद 266, जिसमें बताया गया भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में बताया गया है। संचित और निधियां और लोक लेखा के बारे में बताया गया है। ऐसे अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं या ऐसी इमरजेंसी आ जाती है अपने भारत में, कई बार सूखा बाढ़ पड़ जाती है, तो ऐसे में क्या होती है, एक संस्था बनाई जाती है, उसमें कुछ पैसा जमा किया जाता है ताकि सूखे अकाल से बच सके हमारा राष्ट्र भारत। ऐसा अनुच्छेद 267 में होता है। उसमें कुछ पैसा जमा किया जाता है कि ताकि अचानक से आने वाली जो भी गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण पा सके हमारा देश भारत, इसीलिए उसमें कुछ पैसा जमा करता रहता है निधि के रूप में। ऐसे अनुच्छेद 280 है, जिसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है कि कैसे हम अपने राष्ट्र के वित्त को मतलब
कारपोरेट कर सकें या कैसे उसको मतलब एक हिसाब से सुव्यवस्थित कर सकते हैं अपने राष्ट्र की आय को, और कहाँ पर कितना खर्च करना चाहिए, जिससे क्या है हमारा राष्ट्र आगे भी बढ़ता रहे और कभी भी हमारे देश की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव ना पड़े। ये अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया जाता है। ऐसे अनुच्छेद 300 का जिसमें बताया जाता है दोस्तों, विधि के विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए। ऐसे ही अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, जिससे क्या होता है आप लोग जानते हैं यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे लोग निकल कर बनते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो क्या होता है, ये अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। उसमें पूरा प्रावधान है कि ऐसे अखिल भारतीय सेवा करने वाले लोगों के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन सा योग्यता होनी चाहिए और कौन से उन्हें नियम फॉलो करने चाहिए, यह अनुच्छेद 312 बताता है। ऐसे अनुच्छेद 315 है, जिसमें संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ये भी सेम है, संघ और राज्यों की जो लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के दायित्व क्या क्या हैं, वो कैसे परीक्षाएं करवाएगा और किन लोगों को उसे चुनना है, कैसे भी व्यवहार हो उनका, ये सभी बातें 315 में यूपीएससी के बारे में बताई गई हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 324, जिसमें निर्वाचन के अधीक्षक, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के में निहित होना चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 24 बताता है। ऐसे अनुच्छेद 326 जो बताता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, कि जो राज्य की लोकसभा, केंद्र की लोकसभा और राज्यसभा हैं जो देश में होती हैं, उसमें विधानसभाओं का जो निर्वाचन होगा वो लोगों के मत के अनुसार होगा। जो हमारे देश के नागरिक होंगे वही इसका निर्धारण करेंगे कि किसे सदस्य बनाना चाहिए, किसे नहीं, मत के अनुसार। तभी तो हमारा जो देश है वहाँ पर क्या होता है, लोगों के अनुसार, लोगों के मतों के अनुसार ही कानूनी व्यवस्था चलती है, जैसा वो चाहें। और अच्छा चाहते हैं तो वो अगर अच्छे व्यक्ति को वोट देते हैं तो वहाँ पर अच्छा व्यक्ति शासन करेगा, और वो गलत व्यक्ति को वोट देंगे तो गलत व्यक्ति वहाँ पर शासन करेगा। ऐसे ही अनुच्छेद 330 जो बताता है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 330 है अनुच्छेद, वो बताता है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति एससी और एसटी, उनके लिए कितना आरक्षण होगा और कब और क्यों कैसे होगा, और ये सब लोकसभा में निर्धारण, जो लोकसभा की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, उसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। ऐसे ही अनुच्छेद 331 जिसमें है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया, ये बताया गया अनुच्छेद 331 में। दोस्तों आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है अनुच्छेद 332 में, इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। 332 में भी सेम। ऐसे ही अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। सॉरी, ये रिपीट हो गया दो क्वेश्चन अनुच्छेद। ऐसे अनुच्छेद 338 है, उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो अनुसूचित जाति है उसके मतलब संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति आयोग का भी स्थापना की जाएगी, ताकि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके, वो अपनी बात रख सकें और उनका कल्याण हो सके। ऐसे अनुच्छेद 338 का जो बताता है राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का भी यही बात सेम कहता है, जैसे 338 का सिंपल कहता है वैसे 338 का भी यही सेम बात कहता है। ऐसे ही अनुच्छेद 338 का जिसमें क्या है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो पिछड़े वर्ग हैं बेचारे पिछड़ गए हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा।
उनके कल्याण की बात की जाएगी इसके अंतर्गत। ऐसे अनुच्छेद 340 जिसमें बताया जाता है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, कि जो पिछड़े हमारे देश में होते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, इनकी जांच करना कि वो वाकई में उनकी स्थिति सुधर रही है या उनकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा बदतर हो रही है, और उनको जो नौकरियों में है उन्हें बराबर स्थान मिल रहा है या नहीं। ये सब बातें अनुच्छेद 340 में बताई जाती हैं और आयुक्त भी नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही अनुच्छेद 343 में इसमें बताया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित है। जो हमारा राष्ट्रीय देश है भारत, और इसमें जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और सेकंड होगी वो इंग्लिश होगी। यानी आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हो कोई भी कार्य। जो अपना भारत देश है यहाँ पर क्या होता है, राजभाषा हमारी हिंदी है और जो सेकंड है वो इंग्लिश है, कि आप कोई भी ऑफिशियल वर्क वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है। ऐसे अनुच्छेद 344 जिसमें राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। ऐसे अनुच्छेद 350 है जिसमें बताया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, कि जो प्राथमिक विद्यालय होंगे वो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देंगे। मातृभाषा जो वहाँ की लोकल या मतलब जिस राज्य की लोकल भाषा होगी उस स्थान पर प्राथमिक स्तर पर उन्हें शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। जैसे अलग अलग राज्य हैं भारत में, अलग अलग भाषाएं हैं, तो वहाँ पर अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ऐसे ही अनुच्छेद 350 का खा जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी 350 खा है, इसमें अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्राधिकार हैं, उनके लिए विशेष छूट है कि वो कैसे उनका विकास किया जाए, वो आगे बढ़ें, देश में अपना योगदान दें, वो 350 बताता है। ऐसे अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रपति की आपात घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात घोषित करना कौन करता है? राष्ट्रपति। और कब करेगा? जब अचानक से कोई दूसरा देश हमला कर दे अपने देश भारत पर, तब क्या होगा? राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा, और ये अनुच्छेद 352 के तहत करेगा। राष्ट्रपति के अंदर ये पावर होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कि वो राष्ट्रीय आपात घोषित कर देता है। ऐसे ही अनुच्छेद 356 में, और इसमें क्या बताया जाता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने की दशा में, कि संविधान पूरी तरह से विफल हो जाए, संविधान का तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाए, तो ऐसी दशा में 356 वहाँ पर राष्ट्रपति लगाएगा। ऐसे ही अनुच्छेद 360 है जिसमें बताया गया वित्तीय आपात की घोषणा का करना। जैसे कोई भी आर्थिक संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा देता है, और ये लगाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 360, इसे ध्यान में रखना है। ऐसे अनुच्छेद 368 है जिसमें संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताया गया। ऐसे अनुच्छेद 368 है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें बताया जाता है कि कैसे संशोधन होगा संविधान में, अगर होता भी है, अगर कोई ऐसे कानून बन जाते हैं तो उनका संशोधन भी किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 368 में पावर होती है दोस्तों। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई सुझाव